हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। कि आज हम आप लोगों के साथ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लॉ एंड एक्ट रिलेटेड टू द फार्मेसी डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड एक्ट, वेरियस एक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स होता क्या है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, लॉ गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया एक स्ट्रक्चर होता है या नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि मानव के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। एंड एथिक्स वो सिद्धांत होते हैं जो कि गवर्नमेंट का जिनमें कोई रोल नहीं होता है, जैसे किसी भी पब्लिक एरिया, पब्लिक या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, एथिक्स कहलाते हैं। अब फार्मेसी लॉ क्या होता है, तो लॉ के अंदर ही जब हम फार्मेसी की बात करते हैं उसे हम फार्मेसी लॉ कहते हैं। फार्मेसी लॉ इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील विद द स्टडी ऑफ लॉज रिलेटेड टू द फार्मेसी। फार्मेसी की वह ब्रांच है या शाखा है जिसके अंदर हम लॉज की स्टडी करते हैं फार्मेसी से रिलेटेड। तो आगे देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज मतलब सामान्य सिद्धांत, किसके, कानून के सामान्य सिद्धांत के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो हर एक पॉइंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक फार्मासिस्ट हैं और आपने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल रखी है, तो उस इंडस्ट्री में आपने कुछ रूल्स बनाए होंगे जिसको कोई भी व्यक्ति के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। तो उसी प्रकार जो लॉ की बुक है उसमें जो रूल्स लिखे हैं वो जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जो भी पर्सन है, उसके द्वारा उन रूल्स को क्या किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए, उन लॉ को मानना चाहिए। यही लिखा है रूल ऑफ लॉ। जो भी लॉ बनाया गया है उसी का क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। सेकंड है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि आपको जैसा कि अभी बताया कि आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक चीफ हैं, ठीक। तो उसमें क्या है, आपके नीचे बहुत सारे वर्कर्स वर्क कर रहे होंगे, उनमें भी कोई एक चीफ होगा। तो अगर आप उसको सारी पावर्स को दे देते हैं तो क्या करेगा, वो उसका गलत यूज कर सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, अलग अलग व्यक्ति को क्या करेंगे, अलग अलग पावर देते हैं जिससे कि वो उसका गलत यूज ना कर पाए। इसी प्रकार लिखा है जो लॉ है उसकी पावर्स को सेपरेट किया गया है, यानी कि अलग अलग पृथक किया गया है, अलग अलग किया गया है। फॉर एवरी रॉन्ग, जब भी कहीं रॉन्ग होता है, गलत होता है, तो इसमें लिखा है द लॉ शुड बी प्रोवाइड रेमेडी। तो लॉ क्या करता है, रेमेडी प्रोवाइड कराता है। उसके आगे लिखा है फोर्थ पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कानून को क्या करता है, उल्लंघन करता है, इग्नोर कर देता है, तो उसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। इंजरी कॉज टू कंसेंट इज नॉट ए कॉज ऑफ एक्शन, अगर कोई व्यक्ति को इंजरी हो जाती है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा। द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, इसका मतलब है अगर कोई चीज अपने आप में खुद बोलती है तो उस चीज को क्या करें, हम इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे कि आपने अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप कोई गलत काम करते हैं, मान लो आप किसी नार्कोटिक ड्रग को प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर और आप पकड़े जाते हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं, सामने ड्रग्स प्रूफ रखे हुए हैं, फिर उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं ये सब मैंने नहीं किया है, तो उस टाइम पर आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, जो प्रूफ है उसको देखा जाएगा और आपकी बातों को इग्नोर कर दिया जाएगा। 7th पॉइंट में लिखा है एन एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस एन इंटेंशन फाउंड टू बी कमिट दैट एक्ट। कोई भी एक्ट किसी भी पर्सन को गिल्टी नहीं बनाता है, अपराधी नहीं बनाता है जब तक अनलेस एन इंटेंशन फाउंड टू बी कमिट दैट एक्ट, यदि उसका काम
और उसका इंटेंशन उसके लिए मेल ना खाता हो, अगर गलत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 8 पॉइंट, ए मैन शुड नॉट गिवन पनिशमेंट ट्वाइस और मोर फॉर सेम ऑफेंसेस। किसी एक या अपराध के लिए, सेम अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जाती है। 9 पॉइंट में लिखा है लेट जस्टिस बी डन थ्रू अ हेवन सोल्ड फॉर। किसी भी प्रकार से जस्टिस पूरा किया, न्याय पूरा किया जाना चाहिए, चाहे कितना भी दुख हो जाए, सुख भले ही कम हो जाए, लेकिन न्याय होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब 10th पॉइंट में लिखा है नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस एंड इन दिस केस सब्जेक्ट टू हिम। कोई भी जज तब केस नहीं लड़ सकता है, उस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है या जजमेंट नहीं कर सकता है जब वो जज खुद उस केस में इन्वॉल्व है, शामिल है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज के बारे में, आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बारे में। इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है रूल्स आर नॉट यूनिवर्सली एम्बॉडीड एंड आर नॉट कोडिफाइड। इसका मतलब है जो नियम होते हैं वो जरूरी नहीं कि पूरी होल यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड में लागू हों। जैसे कि किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है रूल्स हैव बीन क्रिएटेड टू सिक्योर जस्टिस एंड टू प्रिवेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। इससे कहने का मतलब है जो नियम होते हैं वो बनाए जाते हैं सुरक्षा करने के लिए न्याय की, और टू प्रिवेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, न्याय को असफल होने से बचाने के लिए। चलते हैं अब हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू द ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन और ड्रग से रिलेटेड हिस्ट्री और उसके वेरियस एक्ट के बारे में। In the ending of the 19th century of the manufacturing of modern drugs started in India। यानी कि जो 19th सेंचुरी के अंत में, जब 19th सेंचुरी का अंत हो रहा था और 20th सेंचुरी जैसे कि लग रही थी, स्टार्टिंग हो रही थी, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जो मॉडर्न ड्रग्स हैं इंडिया के अंदर उनका क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया था। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई थी उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं। नेम ऑफ द सम कंपनीज स्टार्टेड इन बिगनिंग। शुरुआत में कुछ कंपनियां स्टार्ट हुई थी, उनमें से कुछ कंपनियों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी थी उसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। इस कंपनी ने इट वॉज स्टेबलाइज इन आचार्य पीसी रे इन 1901। 1901 में आचार्य पीसी रे के द्वारा इस कंपनी को क्या किया गया था, एक फार्मास्यूटिकल वर्क को स्टेबलाइज किया गया था, स्थापित किया था। सेकंड स्मॉल फैक्ट्री एट पारेल। पारेल नाम की एक जगह है मुंबई में, उस जगह पर एक स्मॉल छोटी सी फैक्ट्री खोली गई थी प्रोफेसर टी के गुर्जर के द्वारा इन 1903 में। उन्हीं के द्वारा, प्रोफेसर टी के गुर्जर के द्वारा ठीक 4 साल बाद यानी कि 1907 में बड़ौदा में एक एलेम्बिक केमिकल वर्क से एक नाम की एक फैक्ट्री स्टार्ट की गई। इसके बाद अब हम लोग ड्रग और फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड वेरियस एक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इन द बिगनिंग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जब 19th सेंचुरी की जब एंडिंग हो रही थी और 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हो रही थी, तब इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में देयर वाज द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑन द ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। मतलब यहाँ पर किसी भी फार्मेसी प्रोफेशन और ड्रग पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। Although the Opium Act 1878 and the Poison Act 1919 was present but were not effect।
जबकि यहाँ पर ओपियम एक्ट 1878 और पॉइजन एक्ट 1919 पहले से मौजूद थे, प्रेजेंट थे, लेकिन इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। सेकंड लिखा है, इन 1927 काउंसिल ऑफ द स्टेट passed the resolution that government should be take legislative effort for the drug and pharmacy profession। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, 1927 में काउंसिल के द्वारा क्या किया, काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा 1927 में एक रेजोल्यूशन को पास किया गया जो कि जिसमें कि ड्रग्स और फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड लेजिस्लेटिव एफर्ट्स को बनाने की बात की गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं, इसको समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिजोल्यूशन क्या होता है, बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो किसी से प्रस्ताव रखा जाता है उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। जब वो प्रस्ताव किसी असेंबली में पास होने के लिए जाता है उसको मैं बिल कहता हूँ, और बिल कहने के बाद में जब वो पास हो जाता है कुछ साल तक उस पर इंक्वायरी चलती है, उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जब वो रूल्स पास हो जाते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, और एक्ट बनने के बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया जाता है, और उसी एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस शामिल किए जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, जैसे कि अभी बताया 1927 में काउंसिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास किया गया। अब 3rd पॉइंट में देखते हैं कि ऑन 11 अगस्त 1930, कब की बात कर रहे हैं, इसके 3 साल बाद, किसके 1927 में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसके 3 साल बाद एक एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया कि 11 अगस्त 1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा। कर्नल R.N. चोपड़ा की अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया जिस कमेटी का नाम था ड्रग इंक्वायरी कमेटी। तो 4th पॉइंट में बताया गया है कि इन 1940 अगस्त द ड्रग बिल पास इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन्फोर्स इन 1947। जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि 11 अगस्त 1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था, उसको स्टेबलाइज किया गया था। तो उसके 10 साल बाद 1940 अगस्त को फार्मेसी बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया, उसको पास किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली 2 टाइप्स की होती हैं, जिसे हम लोकसभा एंड राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं, और इस पर वर्क 1947 तक चला। जब इस पर वर्क चल ही रहा था 1947 तक, तब तक इधर 1945 में फार्मेसी बिल, जो फार्मेसी बिल था उसको इंट्रोड्यूस कराया गया गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एक बिल को पास किया गया और इंट्रोड्यूस कराया गया, जिस बिल का नाम था फार्मेसी बिल। और इस बिल में किसके लिए बनाया गया था? फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन और इंडिया में लाने के लिए, ठीक है। एंड पास्ड एज 1948 एज फार्मेसी एक्ट 1948, और इस बिल को पास करके 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 बना दिया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले जब किसी के सामने प्रस्ताव रखते उसको बोलते हैं हम रेगुलेशंस। उन रेगुलेशंस को जब हम किसी असेंबली में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश करते हैं और उसके बारे में बताते हैं तो वहाँ पे वोटिंग की जाती है। उस वोटिंग के थ्रू अगर बहुमत होती है, वोटिंग में जीत जाते हैं, तो उस बिल को क्या किया जाता है? पास किया जाता है, और उस पर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट अपने साइन कर देते हैं और वो बिल पास हो जाता है। जब ये बिल पास हो जाता है तो उसके लिए एक कमेटी या फिर इंक्वायरी की जाती है, कमेटी बनाई जाती है, उस पर इंक्वायरी के बाद में फिर उसको एक्ट बना दिया जाता है। वही यहाँ पर हुआ 1945 में फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा 1945 में फार्मेसी बिल को बनाया गया, और किसके लिए?
फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में लाने के लिए, और एंड उसी बिल को पास करके, जो बिल था उसी को बिल को पास करके 3 साल बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट बना दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 was framed by central government. It was a state of rules for the manufacturing, distribution and sale of the drugs and cosmetics in India. तो जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में ये एक्ट भी बनाया गया, रूल्स भी आए जो कि किसके द्वारा लाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये रूल्स जो थे वो सेट था, एक ग्रुप था रूल्स का, जिसके अंदर किस किस के लिए थे, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए था। किसके, जो ड्रग्स होते हैं उनको किस तरह मैन्युफैक्चरिंग, सेल करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसके अंदर, इंडिया के अंदर। 1945 में फार्मेसी बिल और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स को पास किया गया। उसके बाद जब 1948 में फार्मेसी एक्ट बनाया गया और फार्मेसी एक्ट बना, तभी 1948 में ही एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम था इंडियन फार्माकोपियल कमेटी। इस कमेटी को 1948 में चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.एन. घोष की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया, और इसी कमेटी के अंडर में एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम पीसीआई बोलते हैं, उसकी 1 साल बाद 1949 में स्थापना की गई। इसके बाद 1970 द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज पास्ड फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ द ड्रग। जो ड्रग के प्राइस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को पास किया गया 1947 में। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।